चलो हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? त्रिकोणमिति। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति सुबह में पढ़े थे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीनों कोणों को मापना, मतलब त्रिकोण को मापना। त्रिकोण को मापना। त्रिकोण हम किसको बोलते हैं? त्रिभुज। किस चीज से दिखाते हैं? डेल्टा से दर्शाते हैं। ठीक है, और कोई भी त्रिभुज बनना कब संभव हो सकता है? जब उसकी दो छोटी भुजाओं का योग उसकी बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, यही ना? त्रिभुज में कितने भुजा और कितने कोण होते हैं? तीन कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। मुख्यतः 6 प्रकार। 3 भुजा के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर कौन कौन सा है बताओ? समबाहु, और कोण के आधार पर? और एक एक्स्ट्रा है, कौन सा? समद्विबाहु। यही त्रिकोणमिति से तुम्हारे एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर कम से कम। 40 से ऊपर भी जा सकता है, 40 से ऊपर भी जा सकता है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलोगे? जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी उसका क्या होगा? बराबर। कितने कितने का होगा? 60। सारे को 60 डिग्री के होंगे प्रत्येक कोण। समद्विबाहु किसको बोलोगे? जिसका कोई भी दो भुजा बराबर हो। जो दो भुजा बराबर हो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर। कोई दो कोण बराबर है, इससे बढ़िया है कोई दो कोण, हाँ एक ही बात है, मतलब इसमें कोई भी हो जाए। और कोई दो कोण बराबर होगा तो फिर उसकी सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा। मान मतलब इस दोनों में से कोई भी कंडीशन दे रखा हो, अगर ये दे रखा होगा तो भी समद्विबाहु ही होगा, और कोई दो कोण भी बराबर होगा तो भी समद्विबाहु होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी आ जाए क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, और ये कोण बराबर है इसके सामने, और मान लो कि ये कोण दे दे, ऐसा मान लेते हैं ये कोण मान लो कभी इस कोण के बराबर दे दे, ठीक है, तो गौर से देखो, जब ये दोनों भुजा बराबर हो तो आमने सामने का कोण तो बराबर हो ही गया, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा, तो इससे क्या हुआ? तीनों कोण बराबर हो गया, और तीनों कोण जब बराबर हो गया तो ये क्या बोल गया? समबाहु त्रिभुज। तो कभी भी कोई त्रिभुज कैसे ही बदलता रहता है, ठीक है, मतलब ये नहीं देगा समद्विबाहु त्रिभुज, बोलेगा एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है और ये दोनों कोण मान लो क्या बराबर, इस तरीके से और पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। तो थोड़ा कांसेप्ट को अपना मजबूत रखो। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? तीनों भुजा समान, अलग अलग हो, या फिर उसका तीनों कोण असमान, कोण भी अलग होगा तो भुजा भी अलग हो जाएगा। निम्न कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका प्रत्येक जिसका प्रत्येक कोण क्या हो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री से एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 2 न्यून कोण। तो हमने देखा कि ये दोनों न्यून कोण है, यहाँ पे भी ये दोनों न्यून कोण है, यहाँ पे ये तीनों न्यून कोण है, तो कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितना हो सकता है? क्या केवल एक न्यून कोण के साथ कोई त्रिभुज बन सकता है? नहीं बनेगा। एक न्यून कोण के साथ त्रिभुज नहीं बनेगा, कम से कम 2 चाहिए। समद्विबाहु समकोण एक विशेष परिस्थिति होती है जहां पे एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में हमने यहाँ देखा कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर ये सबसे बड़ा है इसका मतलब इसी दोनों के बीच कोई रिलेशन होगा, या तो ये छोटा ये बड़ा, या ये छोटा ये बड़ा, या फिर ये दोनों बराबर। एक विशेष परिस्थिति में जब ये दोनों बराबर होगा हम उस त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें ये दोनों बराबर होगा, ये कोण 90 है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, इसलिए 45-45। समझ में आया? बस ये कंडीशन थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन आता है। बाकी लिख लिए ही हो, इरेज किया जाए इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? अब त्रिकोणमिति में इंटर होगा। त्रिकोणमिति में हमने बताया था तुमको, क्या बताया था? किस त्रिभुज के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम विशेष पढ़ते हैं स्पेशली ना।
विशेष रूप से। तो थोड़ा सा तुम्हें त्रिभुज का ज्ञान होना जरूरी था त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले, तभी तुम अच्छे से त्रिकोणमिति को पढ़ पाओगे। उसके अलावा थोड़ा सा तुमको बीजगणित का भी ज्ञान होना चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद है फॉर्मूला? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? इस फॉर्मूले का उल्टा बहुत यूज होता है, रिवर्स यूज बहुत होता है इसमें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। इसका भी तुम्हें तुम्हारे त्रिकोणमिति में बहुत यूज होगा। ये तीन मुख्य फॉर्मूला है। उसके अलावा कहीं कहीं a प्लस बी का होल क्यूब भी यूज होगा। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b, हाँ क्या बोलिए? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ, तो इस तरीके के फॉर्मूले तुम्हारे बहुत सारे यूज होंगे। कहाँ पे? त्रिकोणमिति में बीजगणितीय फॉर्मूला भी यूज होगा। लिखा दें या छोड़ दें बीजगणितीय फॉर्मूला जो यूज होगा? छोड़ देते हैं उसको, चैप्टर उसमें आता जाएगा क्वेश्चन में, बीच बीच में बता जाएगा ये फॉर्मूला हो गया, उस फॉर्मूला को तुम नोट करते जाना, ठीक है? तो थोड़ा सा जगह कहीं पे रख लेना साइड में, क्योंकि हर जगह हर फॉर्मूला को पढ़ो, इससे क्या होगा? दिमाग में ज़्यादा याद रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति में। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं समकोण त्रिभुज में थोड़ा और डिटेल्स में, ठीक है? अब कहानी क्या है? अगर तुमने त्रिकोणमिति को थोड़ा सा एक बुक पलटा के देखे हुए या कभी किसी के मुंह से सुने होंगे तो एक शब्द उसमें सुनते होंगे, थीटा नाम का कोई चीज होता है। कभी सुने हो? थीटा नाम का कोई चीज होता है। तो समझते थोड़ा सा कि ये थीटा होता क्या है। जैसे मान लो यह एक समकोण त्रिभुज है, हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है? यह एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC है और इसमें कोण भी क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है। हमने आपको शुरू में बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण का इंग्लिश नाम क्या है? हाइपोटेनस। उसका फर्स्ट लेटर क्या है? अच्छा, हाइपोटेनस बी से शुरू होता है, इससे शुरू होता है H, तो हम इसमें H से दिखाएंगे, ठीक है? इसके अलावा एक त्रिभुज में दो चीजें होता है। क्या होता है? तुमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल में पढ़ा होगा 1/2। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार में ऊंचाई, उसी ऊंचाई को हम कई बार शीर्षलंब भी कहते हैं। शीर्षलंब यानी लंब। तो एक समकोण त्रिभुज जो बाकी दो भुजा है उसमें एक भुजा आधार होता है और एक भुजा लंब होता है। एक भुजा आधार होता है। तो यहाँ अगर हम तुमसे पूछें कि आधार कौन है और लंब कौन है तो क्या बोलोगे? आधार AB लंब और BC आधार। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं इसी त्रिभुज को कुछ ना करूं, थोड़ा सा पकड़ के ऐसे घुमा दूं, ध्यान से कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा पकड़ के घुमा दूंगा ऐसे, मतलब ये लाइन जो इधर है वो अब आ गया इधर, मतलब ये आ गया A, ये आ गया B, थोड़ा घुमा रहे हैं ना? और ये 90 डिग्री ऐसे बना हुआ तो ये ऐसे आ गया और ये आ गया C और ये बन गया ऐसे और ये ऐसे हो गया, तो बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर दें, ये ऐसे आ गया, ठीक है? और ये B जो है ये यहाँ आ गया। अब मुझे बताओगे कौन लंब कौन आधार है? ये आधार और ये लंब। लेकिन अब समझो कि हमने कुछ तो बदला नहीं, हमने सिर्फ त्रिभुज को बनाने का तरीका बदल दिया। तो देख रहे हो कि आधार और लंब बदल रहा है। अभी समझेंगे कि कैसे बदलता है नहीं बदलता है अच्छे से। अब तुम मुझे एक बार और ये बताओ कि इसी त्रिभुज को मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक? और ये कुछ इस तरीके का बना देता हूँ, मान लो अभी ये कर्ण हो गया, ठीक है? अब मैं कुछ इस तरीके का बनाता हूँ उसको, जैसे ये हो गया, ये C हो गया और ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये है कर्ण। अब मुझे बताओ कौन आधार कौन लंब? ये तो कर्ण है, समकोण के सामने की भुजा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं लंब आधार से। इन दोनों में कौन लंब कौन आधार?
यहाँ पे तुमने बोला ये आधार ये लंब, हमने बोला चलो ठीक है। तुमने बोला ये आधार ये लंब, हम बोले चलो ठीक है मान लेते हैं। यहाँ बताओ क्या होगा? दोनों में से कोई भी लंबा आधार हो सकता है। दोनों में कोई भी लंब और आधार हो सकता है। तो ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ भी वही होगा, दोनों में कोई भी लंब और आधार, यहाँ भी कोई भी लंब और आधार, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज एक ही है। बस हमने किया क्या, तो थोड़ा अपना कॉपी को पलटा पलटा के देखा, यही है ना। अभी बोर्ड है तो पलटा के नहीं, अगर इसको कॉपी बना देते ऐसे हम घुमा देते, तुम बोलता पूछते, फिर घुमा देते तब पूछते। तो तीनों एक ही त्रिभुज है, बस बनावट में अलग है। बनावट में क्या अलग है कि दिखने में तुमको थोड़ा अलग लग रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर कोई मान लो इधर होके इसको देखे, इधर खड़ा होके मान लो कोई आदमी देख रहा है, तो फिर तो यही आधार होगा, वो लंब होगा। तो देखने का बस नजरिया बदलना है, ठीक है। अब करना क्या है इसको समझो। अब तब कैसे समझेंगे हम कि कौन आधार होगा कौन लंब होगा? तो थोड़ा यहाँ पे समझो कि जब हम यहाँ C से देख रहे हैं तो हम सामने देख रहे हैं, C से देख रहे हैं सामने, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा क्या बन रहा है, लंब बन रहा है C से देखने के बाद। लेकिन वही चीज जब हम A से देख रहे हैं इधर को, तो हम देख रहे हैं कि एक भुजा खड़ी है और अब ये लंब है। तो अभी यहां से हम कैसे समझेंगे कि कौन लंब कौन आधार? तो जब हम A से देखना शुरू करेंगे तो A के सापेक्ष में लंब कौन हो जाएगा, BC। लेकिन वहीं अगर हम C के सापेक्ष में देखें तो लंब हो जाएगा AB। इतना बात समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा देखो इसको, इसको हटाओ और एक चीज समझो। समझना ये है कि चलो हम करके मान लेते हैं कि ये जो एंगल है हम इस एंगल के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, तो हम इसको दर्शा देते हैं थीटा से। थीटा हम कैसे लिखते हैं, जीरो लिख करके और बीच में कट कर देते हैं। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, वो थीटा। इसी को हम पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, THETA। कोई दिक्कत ध्यान रहेगा? क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा। थीटा पढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर तीन चीजें समझना जरूरी था। एक तो H, तो H के बारे में हमने जाना था सुबह ही कहा था। ये क्या है, कर्ण है। कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। H क्या होता है, तो H होता है समकोण के सामने वाले भुजा, सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा। कर्ण किसको बोलोगे, समकोण के सामने की भुजा। ठीक। अब उसके बाद लंब और आधार बचा। क्या बचा, लंब और आधार। लंब और आधार। अच्छा, लंब को मान लो अभी ये थीटा है तो ये होगा लंब, और लंब को हम P से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं P से, क्योंकि P से इंग्लिश मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, याद रहेगा। तो P से लंब परपेंडिकुलर, P से लंब, P फोर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब। अब लंब किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे थीटा के सामने की भुजा लंब। क्या बोलेंगे, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा। लंब क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा। लंब क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा। अब यही थीटा अगर यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं A के पास, तब थीटा के सामने कौन सी भुजा आ जाती है, BC। तब ये लंब हो जाता, हाँ और जो बच गया वो आधार हो जाता। हाँ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हम आधार किसको बोलेंगे, B किसको बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे P और H को छोड़ के जो बच गया वो आधार। कहना ठीक है, वो भी कह सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी आधार के लिए हमने B यूज किया, B। अब B क्यों यूज किया, B फॉर बेस। बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार। आधार। अब थोड़ा समझो, ये जो थीटा है ना, थीटा यहाँ पे, हाँ। ये कोण, इस कोण से दो भुजा जुड़ी हुई है। एक भुजा ये वाली है ना, ये कौन सी भुजा है, कर्ण, और एक भुजा ये वाली है ना। हाँ। तो हम बोलेंगे थीटा के संलग्न भुजा। थीटा के संलग्न भुजा। संलग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ,
जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा है, थीटा के संलग्न भुजा। अब थीटा के संलग्न तो यहाँ पे दो भुजा है, एक कर्ण भी है और लंब। एक और भी भुजा है। लंब कहाँ, लंब तो थीटा के सामने वाली है, कुछ भी बोल रहे हो। तो थीटा के संलग्न भुजा, और ब्रैकेट में लिख दो कर्ण को छोड़कर, कर्ण को यानी कर्ण को छोड़कर जो भुजा होगी वही क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार। चलो अब बताओ मुझे, कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, थीटा के सामने की भुजा। आधार किसको बोलेंगे, थीटा के संलग्न भुजा। थीटा के संलग्न भुजा। कर्ण को छोड़ के। यहाँ तक कहानी समझ में आया, आया चलो आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो वैसे कहानी बहुत लंबा चौड़ा है कि साइन कैसे आया, कॉस कैसे आया, तुम लोग अभी मत जानो, सब 11th-12th में जाके जान लेना, ठीक है, जिसको भी मैथ साइंस वगैरह रखना हो पढ़ना। अभी तुम सिंपल भाषा में इतना समझो, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में जब हम इस एक भुजा को दूसरे भुजा से भाग करेंगे, एक भुजा को दूसरे भुजा से भाग करेंगे। जैसे जैसे कैसे देखो, जैसे ऐसे, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने ये जो परपेंडिकुलर है उसको हम कर्ण से भाग कर दिए, जो परपेंडिकुलर इसको किससे भाग कर दिए, कर्ण से। कर्ण यानी लंब को किससे भाग कर दिए, कर्ण से। एक बार टी को एच से भाग कर दिए, ठीक है। एक बार डी को भी एच से भाग कर दिए, कर दिए। मतलब हमने एच से भाग किया, दोनों को कर दिया, हाँ क्लियर। हाँ। अब तीसरी भुजा एच को दे तो एच को एच से भाग करोगे तो एक ही हो जाएगा, एक ही। तो वो नहीं लेना अपने को। अच्छा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार P को B से भाग करते हैं, B को B से भाग करते हैं। ठीक, फिर इसका उल्टा भी कर देते हैं, B को P से भाग कर देते हैं, B को B से भाग करते हैं। P से भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे B को H से भाग किया था, हाँ, इसका भी उल्टा कर देते हैं, H को B से भाग कर देते हैं, H को B से भाग कर देते हैं और एक बार H को B से भाग कर देते हैं। अब तो मुझे चित्र में देख के ये बताओ, क्या कोई भाग करना अभी बच चुका है इसमें क्या, त्रिभुज की भुजाओं में? इधर देखो, त्रिभुज में देखो, जैसे P को दोनों से भाग करना है, B से भी H से भी, तो P को H से भाग किया हुआ है, B से भी भाग किया हुआ है। B को दोनों से भाग करना है, P से भी H से भी, तो B को P से ही भाग किया हुआ है और B को H से ही भाग किया हुआ है। अच्छा H को दोनों से भाग करना है, P से भी B से भी, तो H को ये B से भी भाग किया हुआ है, B से भी भाग किया हुआ है। तो आ गया सब कुछ। अब तो और कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे भाग करके। अब कहानी ये कहती है कि ये इस समकोण त्रिभुज में, ध्यान देना, इस समकोण त्रिभुज में ये जो तुमने लंब को कर्ण से भाग किया, इसको हम इस समकोण त्रिभुज में बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। इस आधार को जो कर्ण से भाग के हो, इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। इस लंब को जो आधार से भाग के हो, हमने इसका नाम दिया इस संपूर्ण त्रिभुज में टैन थीटा। टैन थीटा। जब हमने इसका उल्टा किया, आधार को लंब से भाग किया, तो हमने इसका एक नाम दिया कॉट थीटा। क्या नाम दिया? कॉट थीटा। फिर जब हम कर्ण को आधार से भाग किए तो इसका हमने नाम दिया सेक थीटा। सेक थीटा। और जब इसी कर्ण को हम लंब से भाग किए तब इसका हमने नाम दिया कॉसेक थीटा। ठीक है, हमने बोला कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत सारे गणितज्ञों ने इसमें रिसर्च किया हुआ है। अभी इसको हम सिर्फ ये ऐसे लिखते हैं कि ये फॉर्मूला नंबर आपका 1 है। ठीक है, अब ये समझो कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता क्या है, तो हम इसको बोलते हैं, अच्छा गौर से देखो, यह एक अनुपात है। क्या है? अनुपात। अगर हम एक चीज को दूसरे चीज से भाग करते हैं तो अनुपात ही होता है। ये किसका अनुपात है? पर
लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का, आधार, ये किसका है? लंब और आधार का, बोलो। आधार और लंब का, कर्ण और आधार का, कर्ण और लंब का। यह अनुपात है ना, क्या है? अनुपात। अनुपात है। किसका अनुपात है? हमारे त्रिभुज की भुजाओं का। भाई त्रिभुज का भुजा ही तो है लंब आधार कर्ण। क्या है त्रिभुज की भुजा का, यानी इस त्रिकोण का भुजा है। हाँ, हाँ, तो इस त्रिकोण का जो भुजा है उसी का क्या है? अनुपात। अनुपात है, इसी का क्या है? अनुपात। अनुपात है। यानी त्रिकोण में दो ही चीज होता है। हमने आपको सुबह में पढ़ाया था। क्या क्या होता है? भुजा भुजा और कोण होता है। कोण होता है, भुजा और कोण। कोण होता है। तो इस दोनों को हम माप सकते हैं कि हमारा भुजा कितना लंबा है, हमारा कोण कितना डिग्री है, माप सकते हैं। सोचो यदि यह कोण थीटा थोड़ा और बड़ा हो जाए ऐसे, तो क्या हमारा जो ये लंब है थोड़ा और बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ, ऐसे देखो, अभी ये ज्यादा झुका हुआ था, हाँ, अभी ये थोड़ा और ज्यादा झुक गया तो थीटा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हम्म, तो लंब हमारा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ, तो इसी कोण और भुजा के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ये त्रिकोणमिति आया हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, किसके बीच में संबंध स्थापित करने हैं? कोण और कोण भुजा। और भुजा के बीच में, कोण और भुजा के बीच क्या करना है? संबंध स्थापित करना। और इसी के लिए हम अलग अलग नाम दिए हैं। तो ये जो है हम इसको बोलते हैं, अच्छा ये त्रिकोण का माप है, हाँ, इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्या लिखा हुआ मिलेगा? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। क्या लिखा हुआ मिलेगा? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। यानी इंग्लिश में बोला जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, त्रिकोणोमेट्रिक। और निष्पत्तियां यानी अनुपात यानी रेशियोज। तो इसको टी रेशियोज भी हम बोलते हैं शॉर्टकट में। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? टी रेशियो। टी रेशियोज। अब ये जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं ये हमने देखा साइन cos tan cos sec cos sec होता है। हाँ, असल में ये जो साइन है इसका पूरा, अच्छा ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना है तो गिनो तो 6। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी टी रेशियोज की संख्या कितनी है? 6 है। अब ये जो साइन तुमने लिखा हुआ देखा इसका पूरा नाम ऐसे होता है साइन। ठीक है। अब इसके पीछे अलग कहानी है, इसको हिंदी में ज्या कहते हैं। अब ज्या क्यों कहते हैं ये सब वो कहानी तुम्हें अभी समझना नहीं है। समझना हो तो समझ लेना कभी ना कभी। ठीक है। तो आगे जाके अगर मैथ में इंटरेस्ट होगा तो समझो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। आगे 11 12 में समझ ही जाओगे। बाकी इसकी हिस्ट्री में ये कहानी है कि जैसे नाम पड़ता है हर चीज का, तो नाम से स्टार्ट हुआ फिर उसका अपभ्रंश होता गया। ठीक है। क्योंकि कोई भी ज्ञान एक जगह नहीं रहता है, अलग अलग देशों में जाता रहता है और अलग अलग देशों में जाने के बाद फिर जया नाम हुआ, फिर उस तरीके से फिर उसका लैटिन में कुछ नाम हुआ, फिर उसके तरह से नाम चेंज होता गया, साइन आ गया। वो सब आपको पढ़ाई में भी जरूरी नहीं है। वो सब बस अगर इसके इतिहास जानना है उसके लिए जरूरी है। तो कुछ मत करना, मोबाइल में जाके खोल लेना यूट्यूब और कभी पूछोगे तो आराम से जवाब मिल जाएगा कि साइन क्यों कहते हैं, मतलब इसका हिस्ट्री क्या है। बस डालना हिस्ट्री ऑफ साइन थीटा या हिस्ट्री ऑफ साइन, तुमको बहुत कुछ आ ही जाएगा। ठीक है। अगर टाइम मिले तो वो सब मैं बोलूँगा अभी मत करो, अभी बस फोकस करो। ये जानो कि हाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, उसमें साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। इस कॉस का पूरा नाम हम कॉस नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। कोसाइन बोलते हैं। साइन में को लगा दिए, क्या बोलते हैं? कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। क्या नाम है? टेंजेंट। क्या नाम है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब यानी एक स्लोप होता है, ढाल होता है। ये सब भी तुम देखो, अभी सिर्फ आप इसको जान रहे हो। 11 12 में जब साइंस रखते पढ़ोगे तो इसका यूज सब बहुत होता है, वहाँ बहुत और अच्छे से चीज़ों को जानो। क्योंकि अभी तो इसमें सारे स्टूडेंट हैं जिनको आर्ट्स पढ़ना है, जिनको कॉमर्स पढ़ना है, जिनको साइंस पढ़ना है, तो थोड़ा साइंस पढ़ना है, सब चीज़ों को थोड़ा सीरियस लो। और नहीं भी रखना है आगे साइंस तो भी सीरियस लो, क्योंकि आगे किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सब पूछेगा, ये सब तुमको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है। टेंजेंट को क्या पूरा नाम, टेंजेंट के बाद इसका कॉट का पूरा नाम क्या है?
कोटेंजेंट। क्या नाम है? बोलो, क्या नाम है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। उसके बाद सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड। क्या नाम होता है? सेकेंड। और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। क्या होता है? कोसेकेंड। याद है? कोई दिक्कत? अब इसी साइन को हम शॉर्टकट में बोलते हैं साइन, SIN, साइन। ठीक है। कोसाइन को हम शॉर्टकट में बोलते हैं कॉस। टेंजेंट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं TN, टेन। कोटेंजेंट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं कॉट। सेकंड को हम शॉर्टकट में बोलते हैं सेक। और कोसेकेंड को हम शॉर्टकट में तीन गो अक्षर लेंगे तो आ गया कॉस। तो कॉस तो यहाँ भी था, हाँ। हम एक और एक्स्ट्रा अक्षर लेंगे, हमने लिया ई, फिर भी ये पढ़ने में कोस ही लग रहा है तो इसलिए हम एक और एक्स्ट्रा अक्षर लेंगे जो कि है सी। समझ में आया? तो यह इसका संक्षिप्त रूप है, यह इसका पूर्ण रूप है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछता है। क्लियर? तो हम आपको स्पेशली वही चीज पढ़ा रहे हैं जिसमें आपका नॉलेज भी हो, ज्ञान भी हो और परीक्षा से संबंधित ही हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा इसमें पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में ना पूछे, वो भी बता रहे हैं, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए, ज्ञान देने के लिए जरूरी है, और ज्ञान अथाह है। कितना लोगे ना, तो ज्ञान उतना लोग जो काम आए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मेरे साथ साथ आराम से पहले इसको ऐसे इसी फॉर्मेट में याद करो। जब तुम बुक देखोगे तो बुक में फॉर्मेट कुछ अलग रहता है। बुक में क्या रहता है? साइन कॉस टेन और फिर रहता है कॉसेक सेक कॉट, ऐसे रहता है। लेकिन जब मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो मैं इस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ आगे समझ जाओगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद करना, रखना आसान हो जाता है। चलो पहले इसको समझो, बोलो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसी फॉर्मेट में याद करो, याद कर लो फटाफट। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कॉट सेक कोसेक। इसको इसी फॉर्मेट में याद कर लो। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी कोई पूछे तो बोल दोगे ना। मान लो, ऐसा मानो कि तुम्हारे 6 बच्चे हैं और इन 6 बच्चों का यही नाम है। ठीक है? इस तरीके से इसको याद ही करो। तुमको अपने 6 बच्चे को बुलाना है जोर से, तो कैसे बुलाओगे? तो बोलोगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा। मतलब नाम तुमको याद होना चाहिए। ठीक है? याद रहेगा? हाँ। तो त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां हैं? 6। कौन कौन? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब यहाँ से फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूला को थोड़ा सा याद करना स्टार्ट करो। पढ़ो। साइन साइन थीटा बराबर है पी बटा एच कॉस टेन पी बटा tan थीटा टेन थीटा पी बटा बी कॉट थीटा बी बटा बी सेक एच बटा बी sec थीटा सेक थीटा एच बटा बी कोसेक थीटा एच बटा बी। एक बार हिंदी में भी बोल दो इसको। sin थीटा बराबर लंब बटा कॉट cos थीटा कॉस बराबर थीटा आधा बटा कॉट बोलो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार cot थीटा बराबर आधार बटा लंब sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब लंब। देखो यहाँ पे लिख भी देते, तुमको पता होना चाहिए कि हम P बोलते हैं किसको? लंब को P4 परपेंडिकुलर, PER PEN BICULAR परपेंडिकुलर। B4 बेस यानी आधार। रिवीजन किसी को करना हो तो यही वीडियो YouTube पे चला जाएगा, वहां से कर लेना रिवीजन करना हो तो। H मतलब हाइपोटेनस हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये तीनों नाम को याद रखना। ठीक है? अब थोड़ा इधर गौर से देखो, गौर से देखो। देख रहे हो सब? देखो थोड़ा देर देखो इसको। साइन थीटा है P बटे H। मेरे मुंह की तरफ मत देखो, इधर देखो। देखो अच्छे से देखो। साइन थीटा बराबर क्या है? P बटे H। cos थीटा है P बटे H। tan थीटा है P बटे B। cot थीटा है P बटे। माइंड में रिकॉल करो और याद करने का कोशिश करोगे, अभी याद हो जाएगा। चलो याद मुझे लगता है कि हो गया होगा। ठीक है? नहीं याद हुआ तो घर पे जाके एक बार पढ़ना, याद हो जाएगा आसानी से। देखो याद करना असल में 3 को ही है, बाकी तो अपने आप याद हो जाता है। कैसे? देखो साइन थीटा P बटे H, cos थीटा B बटे H।
tan थीटा p बटे b, बस यही 3 याद करना है। तो सर cot थीटा कैसे याद करेंगे? हम बोलेंगे cot थीटा को tan का उल्टा कर देना, tan p by b है तो cot b by p है उल्टा। हाँ ठीक है, उसके बाद cot के बाद sec था, sec किसका उल्टा है? तो cos का उल्टा है। Cos का। cos है क्या? b बटा h, तो sec हो गया। h बटा है cosec है sin का उल्टा, Sin का उल्टा। sin क्या है? p बटा है cosec क्या होगा? h बटा p। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब समझो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये जो sin थीटा है p बटे h और ये जो cosec थीटा h बटा p, ये मान उल्टा है दूसरे के, नहीं है? हाँ है ना? अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे जो उल्टा है इसका शुद्ध हिंदी शब्द जो होगा वो होगा व्युत्क्रम। क्या होगा? व्युत्क्रम। अगर मैं तुमसे पूछूं गणित की भाषा में कि बउआ बताओ कि 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 1/5। क्या बोलोगे? 1/5। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ पता है कि ये बात कि नहीं? व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना, उसको उल्टा। तो बोलो सर उल्टा कैसे की, कैसे वर्ग पलटा है? तो असल में ये 5 जो है वो क्या था? 5/1 था। असल में 5/1 था। हाँ अब चूंकि बट्टा में 1 है, 1 से भाग करने कोई फर्क पड़ता नहीं है, नहीं। तो इसलिए हम 1 को हटा देंगे। असल में 5/1 था, उल्टा होकर क्या बन गया? 1/5। उसी तरीके से ये क्या है? sin थीटा है ना? sin थीटा। अगर मैं बोलूं sin थीटा का व्युत्क्रम, sin थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा। अभी मैंने क्या बोला यहाँ पर कि sin का उल्टा cosec है, cosec। क्योंकि sin है ना p बटे h। हाँ cosec क्या है? h बटा p। तो sin का व्युत्क्रम क्या है? h cos cosec थीटा क्या है? मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? cosec थीटा। क्या लिखूंगा? cosec थीटा। sin थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? cosec थीटा। बोलो cosec थीटा। पूरा बोलो। cosec sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा। अब मुझे बताओ, जब मैं यहाँ बोला 5 का व्युत्क्रम 1/5, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि sin थीटा का व्युत्क्रम 1/sin थीटा? हाँ भाई 5 का उल्टा 1/5, तो sin थीटा का उल्टा 1/sin। ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। cosec थीटा। क्या लिखा हुआ है? cosec थीटा। तो क्या निकल के आया ये बताओ? क्या निकल के आया? 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। क्या निकल के आया? 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा। फॉर्मूला नंबर 2, और यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ और इसमें थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं अलग अलग। पहला साइन से रिलेटेड, तो हम बोलेंगे कि 1/sin थीटा जो होता है वो क्या होता है? cosec होता है कि नहीं होता? 1/sin थीटा क्या होगा? cosec थीटा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं इस cosec को इधर भेजूं तो ये बट्टा में आएगा और sin थीटा भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 1/cosec थीटा जो है वो हो जाएगा sin थीटा? नहीं समझे? हाँ भाई देखो sin और cosec एक दूसरे से उल्टा है, तो इसका मतलब 1/sin थीटा क्या हुआ? cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा क्या होगा? sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यही कहानी समझाने के लिए हमने तुमको इतना कुछ समझाया। ठीक है, इसको इरेज किया जाए, मिटा दिया जाए, हाँ इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? नहीं आया? ये व्युत्क्रम वाला कहानी समझ में आया कि नहीं आ आया? गया। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस दिमाग में सेट करो। सेट कब होगा? फट से याद होगा, तो पता हो जाएगा अच्छा sin जो है cosec का उल्टा होता है, अच्छा sin cosec का उल्टा होता है तो sin थीटा होता है 1/cosec थीटा। हमने ऐसे ही याद किया। हम कभी फॉर्मूले को याद जब सर पढ़ा रहे थे तो याद किया ही, पहले देखा ऐसे, अच्छा ये उल्टा है तो ये याद होगा, 3 याद करना है, बाकी 3 को उल्टा कर देना है। किस 3 को उल्टा करना है ये पता होना चाहिए कि sin cosec के साथ उल्टा करना है, cos को sec के साथ उल्टा करना है और tan को cot के साथ उल्टा करना है। जब ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो गया कि sin का उल्टा cos है, यानी 1/sin cosec होता है, 1/cosec sin होता है। अब यहीं से एक चीज अगर गौर से देखो, इस cosec भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। तो sin थीटा गुना cosec थीटा, हाँ। इधर क्या बचेगा? 1। एक। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर sin थीटा को आप गुना कर दो, इनटू कर दो, किसके साथ? cosec थीटा। क्या होगा? 1 होगा। एक। अब विश्वास नहीं हो रहा है तुमको 1 होगा कि नहीं होगा? इधर देख लो एक बार, sin थीटा का मान क्या है? p बटा h। cosec थीटा का मान क्या है? h बटा p। देखो नीचे वाला p ऊपर वाले p से कट गया, क्या बचा? 1। कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, हो गया ना 1? नहीं हाँ। समझे? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ
इसी तरीके से अगर मैं तुमको बोलूं कि बउआ कॉस किसका उल्टा है, बोलना, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। अगला बोलो क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक थीटा और cos थीटा। बोलो cos थीटा। बोलो cos थीटा। देखो फॉर्मूला तुम लोग बोल रहे हो, आज से पहले नहीं पढ़े थे, नहीं तुम बोल रहे हो हम लिख रहे हैं, ये कितना आसान है। आगे तुम ही बोलो हम लिखेंगे, ऊपर देखो कैसे लिखे वैसे लिखना है। 10 बेवकूफ हो ना ये, इसलिए तो कभी कभी बोलते तुम लोग गधे हो। अरे देखो ना क्या लिखा हुआ है, हाँ बोलो cos थीटा cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर है। हो गया। अब फिर तीसरा फॉर्मूला इसे बनाओ, क्या बनेगा 1 बटा tan थीटा बराबर cot थीटा। वेरी गुड, यही बनाना सीखो, यही हम बोल रहे हैं बार बार कि चीज एक जैसे ही है, चिटिंग ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जब मैं गणित पढ़ रहा था मुझे गणित नहीं आता, मैं उदाहरण देके समझने की कोशिश कर रहा था, उदाहरण बना होता था उसको समझो। चीटिंग करो, जितना चीटिंग करना है करो, लेकिन कहाँ करो, अपने घर पे करो, घर पे बैठ के चीटिंग करो, चीजों को सीखने के लिए चीटिंग करो। हाँ आप कोई होमवर्क दे तो उसको मत चीटिंग करो, फिर तुम्हारे होमवर्क से अब ये तुम ये नहीं समझ पाओगे तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है। तुमको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, जो ना आए उससे पूछो, क्लियर। एग्जाम में चीटिंग मत करो, लेकिन घर पे जितना चीटिंग करना है, चीटिंग करके ही पढ़ाई होता है। तुम बुक से पढ़ते हो तो बुक से देखना ही होगा, उसको चीटिंग नहीं करो, इसलिए देखो पहले कैसे लिखा, उसी फॉर्मूला पे लिखो। अगला क्या लिखेंगे तुम ही बोलो, 1 बटा cot थीटा और tan थीटा। 1 बटा cot थीटा और tan थीटा। कॉट, कॉस नहीं, cot बराबर tan थीटा। अगला क्या लिखेंगे tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर है 1। tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर है। समझ में आएगी नहीं यार, हाँ हो गया फॉर्मूला, कहानी खत्म। ऐसे ही फॉर्मूला बनता है और कुछ ज्यादा माथा पच्ची नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले होंगे जो फॉर्मूले के बारे में अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लो।